अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। शानदार। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। अच्छा, तो आज की इस शानदार मास्टर क्लास में हम 12वीं जमात की उर्दू लाजमी की किताब से सबक नंबर 12 का एक बहुत ही तफसीली जायजा लेंगे। ये जो खाका है ना, जिसे शाहिद अहमद देहलवी ने तहरीर किया है, ये उर्दू के पहले नॉवल निगार यानी डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी की शख्सियत के कुछ ऐसे पहलुओं को बेनकाब करता है जो वाकई आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं। तो चलिए, बगैर किसी ताखीर के इस अजीम शख्सियत के सफ़र का बाकायदा आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का खाका कुछ यूं तरतीब दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे मुसन्निफ के तासुरात, फिर बात होगी उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी की कठिन मुश्किलात पर, उसके बाद गैरत और किरदार का इर्तिका, उनकी शानदार अदबी और मजहबी खिदमात, सबक का खुलासा, और फिर बिल्कुल आखिर में हमेशा की तरह हम अहम इम्तिहानी सवालात पर भी बात करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की जानिब, तारुफ और मुसन्निफ के इब्तिदाई तासुरात। देखिए, शाहिद अहमद देहलवी ने इस खाके का आगाज़ अपनी एक बड़ी ही प्यारी सी बचपन की याद से किया है, जब उन्होंने एक 5 साल के बच्चे की हैसियत से मौलवी नज़ीर अहमद की इस सफ़ेद दाढ़ी वाली बावकार शख्सियत को पहली बार देखा था, जो अशरफियाँ बांट रहे थे। अब यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, ज़माना साजी। ज़रा इस पर गौर करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बस लोगों को खुश करने के लिए अपने उसूलों पर समझौता कर लेना, या सीधे लफ्ज़ों में खुशामद करना। अब शाहिद अहमद देहलवी ये बिल्कुल वाज़े करते हैं कि मौलवी साहब को ज़माना साजी तो बिल्कुल आती ही नहीं थी। मतलब वो सच्ची बात कहने में ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाते थे। और जानते हैं इस खरेपन का नतीजा क्या निकला? इसी वजह से जब हैदराबाद दक्कन में उन्हें बड़े बड़े ओहदे मिले तो वो वहाँ ज़्यादा अरसा टिक ही नहीं पाए, क्योंकि भाई वो किसी को झूठी बातों से खुश नहीं कर सकते थे। और कमाल की बात तो यह कि इसी सच्चाई की बदौलत रियासत ने उनके लिए गयूर जंग दा खिताब तजवीज़ किया, जिससे उन्होंने बिल्कुल बेनियाजी से ठुकरा दिया। क्या कमाल की शख्सियत थी, है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इब्तिदाई ज़िंदगी की मुश्किलात और तालिब इल्मी का कठिन दौर। जाहिर है, एक इंसान का किरदार उसकी जिद्दोजहद ही से तो बनता है ना, और ये हिस्सा ख़ास तौर पर इल्म के हुसूल की उन कठिन कुर्बानियों का मुतकादी है जो मौलवी साहब ने दी। अब ज़रा इस चश्मकशा इख्तबास पर गौर कीजिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है, मौलवी अहमद हसन ने देखा कि डिप्टी साहब की कोहनियों पर मैल की एक मोटी सी तह चढ़ी हुई है। तो जब उन्होंने उससे झानवे से रगड़कर साफ करने की इजाज़त मांगी, तो आप जानते हैं मौलवी नज़ीर अहमद ने क्या जवाब दिया? उन्होंने हंसकर एक ऐसा जवाब दिया जिसने सच्ची बातें सुनने वालों की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने फरमाया, मियाँ अहमद हसन, ये मैल नहीं है। जब मैं बचनौर से आकर पंजाबी कटरे की मस्जिद में तालिब इल्म बना था, तो रात रात भर मस्जिद के फर्श पर कहनियाँ टिकाए पढ़ा करता था। तो पहले इन कहनियों में जख्म पड़े और फिर घट्टे पड़ गए। स्टूडेंट्स, ये कहनियाँ सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि ये इनकी अनथक मेहनत का एक जीता जागता तमगा थीं। और देखें, इनकी तकालीफ का सिलसिला बस रात भर जागने तक ही महदूद नहीं था। जरा सोचें, सख्त सर्दियों में एक टाट की सफ में सोना और सुबह सवेरे आंख ना खुलने पर उस बदमिजाज मुल्ला की लातें खाना, ये उनका रोज का मामूल था। फिर मोहल्ले से मांग कर रोटी लाना और उस रोटी के बदले एक जिद्दी लड़की के ताने और मारपीट सहना। उस लड़की ने तो एक बार मिर्चों का डब्बा छीनकर उनके हाथ तक कुचल डाले थे। और यहाँ कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें, वही जिद्दी लड़की बाद में उनकी बीवी बनी। शादी के बाद भी गुर्बत का ये आलम था कि तनख्वाह सिर्फ 15 रुपए और मियाँ बीवी के पास पहनने के लिए सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक टूटी हुई जूती थी, जिसे वो बारी बारी इस्तेमाल करते थे। तो स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या उन कठिन हालात ने उन्हें तोड़ दिया था या उन्हें तपाकर कुंदन बना दिया? बिल्कुल, उन्होंने हार नहीं मानी। और यही हमारा तीसरा हिस्सा है, गैरत, खुददारी और उनकी बावकार शख्सियत का इर्तिका। वो कैसे इन हालात से गुजरकर एक अजीम इंसान बने। इस तकाबुल से आपको उनकी शख्सियत का इर्तिका समझने में वाकई बहुत मदद मिलेगी। एक तरफ तो वो बेचारा आजिज़ सा तालिब इल्म था, जो इल्म की प्यास बुझाने के लिए मोहल्ले वालों की झुड़कियाँ, मस्जिद के मुल्ला की मार सब खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। लेकिन दूसरी तरफ जब वो दिल्ली कॉलेज से फारिग तहसील हुए और उन्हें फ़ौरन सरकारी मुलाजमत ना मिली, तो उनकी गैरत जाग उठी। उन्होंने प्रिंसिपल के पास जाकर सीधा 2 टोक ऐलान कर दिया कि मुझे सरकारी मुलाजमत अगर नहीं दी गई तो आप लोगों की डंडी खोलूंगा और उस पर दिल्ली कॉलेज की सनद लगा दूंगा। इसका मतलब समझे आप? यानी इल्म हासिल करते वक्त वो आजिज़ थे, लेकिन इल्म हासिल करने के बाद वो किसी के आगे झुकने को हरगिज़ तैयार नहीं थे।
ये मेरे बच्चों एक पढ़े लिखे इंसान की हकीकी खुददारी की बेहतरीन मिसाल है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। अदबी और मजहबी खिदमात, अलीगढ़ तहरीक में उनका किरदार और फिर उनका अजीम तर्जुमा कुरान। आइए उनकी जिंदगी के सुनहरे बाब पर रोशनी डालते हैं। आपको मालूम है, सर सैयद अहमद खान जैसी अजीम शख्सियत ने एक बार सफ़र के दौरान मौलवी साहब से क्या फरमाया था? उन्होंने कहा, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि आपके जूते के तस्मे बांधूं। और इसके जवाब में मौलवी नज़ीर अहमद फौरन खड़े हो गए और ताजीमन 3 आदाब बजा लाए। ये था उन दोनों का एक दूसरे के लिए बेपनाह एहतराम। और याद है, जब अलीगढ़ कॉलेज में एक हिंदू मुहासिब ने लाखों रुपए का गबन कर लिया था, कॉलेज बिल्कुल बंद होने के खतरे में पड़ गया था, उस वक्त ये मौलवी नज़ीर अहमद ही तो थे जो फौरन दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचे और अपनी तमाम जमा पूंजी सर सैयद के कदमों में रख दी ताकि मुसलमानों का यह अजीम तालीमी इदारा चलता रहे। कमाल का जज्बा था उनका। और फिर उनका सबसे बड़ा कारनामा यानी कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा। जरा इस काम के मराहिल पर नजर डालें। शुरू में तो वो काफी हिचकिचाते थे, डरते थे, लेकिन फिर उन्होंने तहसीर का तर्जुमा शुरू किया। जब वहां से थोड़ा हौसला मिला तो बाकायदा तर्जुमे का आगाज किया। और ये कोई मामूली काम नहीं था स्टूडेंट्स। एक एक लफ्ज पर बड़े बड़े उलमा के साथ रद्दो-कदा यानी लंबी बहसें होती। तर्जुमा मुकम्मल होने के बाद एक नाबीना जय्यद आलिम को लफ्ज ब लफ्ज सुनाया गया। इस सारे प्रूफ रीडिंग के कड़े अमल में 2.5 साल लग गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक ऐसा शिस्ता, बामुहावरा और बेहतरीन उर्दू तर्जुमा जिसकी नज़ीर शायद आज तक नहीं मिलती। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें हिस्से पर, सबक का खुलासा और पैगाम, इल्म के लिए सच्ची लगन। देखें, शाहिद अहमद देहलवी का ये खाका महज एक सवाने उम्री नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक मुकम्मल सबक है। ये हमें सिखाता है कि गुर्बत और वसाइल की कमी, ये चीज़ें कभी भी इल्म के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि इंसान में सच्ची लगन और नियत हो। अच्छा, इससे पहले कि हम इस सबक के हतमी पैगाम की तरफ बढ़ें, जरा इन मुश्किल अल्फाज की फहरिस्त को अपनी कॉपियों पर लाजमी नोट कर लें। बाक इसका मतलब है डर या खौफ। बिसात का मतलब है ताकत या हैसियत। मुरफ़ाहल हाल यानी बहुत खुशहाल। और रद्दो-कदा का मतलब है बहस व तकरार। बोर्ड के इम्तिहानात में सियाक़ो सबाक की तशरीह के लिए इन अल्फाज का दुरुस्त मफ़हूम जानना आपके लिए वाकई नहायत ज़रूरी है, तो इन्हें लिख लीजिएगा। और इस सबक का सबसे ताकतवर फ़लसफ़ा अगर मैं कहूँ तो वो इस एक लफ्ज़ में छुपा है, तोशाए आखिरत। मौलवी साहब खुद फरमाया करते थे कि मैंने अपनी तमाम किताबें, अपने जितने भी नॉवेल हैं, वो सब दूसरों के लिए लिखे हैं, लेकिन कुरान मजीद का ये जो तर्जुमा है ये मैंने खालिस अपने लिए किया है, क्योंकि यही मेरा तोशाए आखिरत है, यानी मेरी आखिरत का असल सामान है। ये एक जुमला स्टूडेंट्स उनकी गहरी मजहबी वाबस्तगी और ज़िंदगी के असल मकसद के शऊर की बेहतरीन अक्कासी करता है। तो लीजिए अब छठा हिस्सा, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से सवाल व जवाब। अजीज तलबा, अब वक्त है हमारी इस मास्टर क्लास के सबसे अहम हिस्से का। अपनी पूरी तवज्जो अब इधर मरकूज कर लें। हम चंद निहायत अहम तशरीही और तसव्वुराती सवालात को हल करेंगे जो बोर्ड के पेपर्स में अक्सर और बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल, और ये आपके इम्तिहानात के लिए बेहद अहम है, मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी कहनियों के घुटनों की क्या वजह बताई? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें। अभी हमने इस पर बात की थी, अपने जहन में उसका जवाब तरतीब दें ज़रा। हाँ, तो अगर ये सवाल इम्तिहान में आ जाए तो आपको ये तमाम नुकात अपने जवाब में लाजमी शामिल करने हैं। आप लिखेंगे कि ये घुटने दरअसल उनकी तालिब इल्मी के दौर की सख्त मुशक्कत का नतीजा थे। आप बताएंगे कि जब वो बजनौर से दिल्ली के पंजाबी कटरे की मस्जिद में आए तो सख्त सर्दी में रातों को फर्श पर उनके पास सिर्फ एक टाट की सुफ होती थी, तो वो रात भर अपनी कोहनियों के बल मस्जिद के फर्श पर टेक लगाए पड़ते रहते थे, और फिर इसी रगड़ से पहले जख्म पड़े और फिर वो मुस्तकिल घुटनों में तब्दील हो गए। तो आपको ये साबित करना है कि ये उनकी इल्म से सच्ची मोहब्बत और लाजवाल लगन की अलामत थी। पूरे नंबर मिलेंगे आपको इस तरह लिखने से। अब आते हैं एक और बहुत अहम सवाल की तरफ, जो सियाक़ो सबाक या तवील जवाबात में पूछा जा सकता है। सर सैयद और मौलवी नज़ीर अहमद के ताल्लुकात और अलीगढ़ के लिए उनकी खिदमात पर रोशनी डालें। अब जाहिर है इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पूरे सबक से मुख्तलिफ वाक़यात को जोड़कर एक मुनज़्ज़म जवाब बनाना होगा। तो इसका जवाब आप इन अहम नुकात की मदद से तहरीर करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि दोनों के दरमियान बाहमी एहतराम बिल्कुल मिसाली था। सर सैयद उनकी जहानत के इतने कायल थे कि वो खुद को उनके जूते के तस्मे बांधने के लायक भी नहीं समझते थे। फिर आपने अलीगढ़ कॉलेज के गबन वाले वाक़े का ज़रूर जिक्र करना है, जब मौलवी साहब ने कॉलेज को बचाने के लिए अपनी तमाम रकम पेश कर दी थी।
اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھیں گے کہ وہ سر سید کے ساتھ چندہ جمع کرنے کے دوروں پر جاتے تھے اور ایسی سحر انگیز تقریریں کرتے تھے کہ لوگ انہیں انگلستان کے مشہور مقرر ایڈمنڈ برگ سے تشبیہ دیتے تھے۔ مطلب وہ جب چاہتے لوگوں کو رلا دیتے اور جب چاہتے ان کی جیبیں کالج کے لیے خالی کروا لیتے۔ یہ سارے پوائنٹس آپ کے جواب کا حصہ ہونے چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ یاد رکھیں، ڈپٹی نذیر احمد کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محنت، خودداری اور سچائی ہی اصل کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔